चैप्टर 14 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस। ये एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का। अगर आपने नोटिस किया होगा जिस तरीके से मैं आपको इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ उतना कंटेंट एनसीईआरटी में नहीं दिया है। क्यों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस तरह से, इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है। रीज़न ये है कि यूपीएससी को एक ब्यूरोक्रेट चाहिए जो कि जितना कुछ उसके सामने है वो तो वो सोचे ही, उसको तो वो समझे ही, लेकिन उसके बाद अगर इसका एक्सट्रापोलेशन है तो उसको एक्सट्रापोलेट करके और बेटर वे में समझ पाए और ज़रूरत पड़ने पे उस कंटेंट को और उस एक्सट्रापोलेशन को एक साथ यूज करके ज़रूरत पड़ने पे एज पर द नीड इम्प्लीमेंट कर सके। और इसीलिए ये चैप्टर भी हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपने ये लेक्चर्स अच्छे से कर लिए तो बिलीव मी, आप इन चैप्टर्स को से जो भी सवाल, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर आ गया तो आप वो क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे। इस चैप्टर की शुरुआत तो यहाँ से होती है, द रूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, द लैक ऑफ इट ब्रिंग्स द मटेरियल डिस्ट्रेस, द एब्सेंस ऑफ फ्रूटफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेंजर्स बोथ करंट प्रॉस्पेरिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ। बट हम इस स्कोप के ऊपर बाद में आते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। वो रिकैप है रिगार्डिंग दिस ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात कर लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में देर आर दिस टू काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि हमने चैप्टर 13 में पढ़ा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड दी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो थी वेयर मनी और दी मनी वर्थ इज इन्वॉल्व, यानी कि मुद्दे की चीज़ जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, दैट वॉज क्लासिफाइड एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि ड्यू टू लव, ग्रैटिट्यूड, केयर एटसेट्रा किया जाता है, जहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाती कि पैसा मिलेगा, देन इवन देन दैट इज डन एंड दैट एक्चुअली एड्स टू द वैल्यू टू द सोसाइटी, तो उसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रहे, अगर कोई काम आप सिर्फ फन के लिए कर रहे हैं लेकिन जिससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, देन दैट वोंट बी क्लासिफाइड इवन एज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गेम खेलते हैं, आप अपने फन के लिए करें, इट इज़ नॉट एडिंग एनी वैल्यू, सो इफ इट इज़ नॉट एडिंग एनी वैल्यू तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी नहीं आएगा, तो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी मत समझना। ऑलवेज पैसे से के साथ साथ एक चीज़ हमेशा कंसिडर करना कि वेदर यू आर एडिंग द वैल्यू, क्या वो एक्टिविटी वैल्यू ऐड करिए, तब वो इस क्लासिफिकेशन में फिट बैठेगा। देन वी हैव डिस्कस्ड कि ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 3 सेक्टर में बांट सकते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। ये तीनों एक्टिविटीज़ इंटरकनेक्टेड हैं और ये ही इस पूरे चैप्टर का जीस्ट है। क्या होती हैं ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ये टोटल चैप्टर इस वाले सेक्शन के ऊपर लेकिन बेस्ड है, ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए एंड इनको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये आपको बहुत जगह हेल्प करेगा। इवन आपकी पूरी इंडियन इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर इसी के ऊपर बेस्ड है, सारी इकोनॉमीज इस पे बेस्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं। तो दिस चैप्टर विल फॉर्म द बेस, एक छोटा सा बेस बनाएगा जो आपको बताएगा कि अलग अलग क्या सेक्टर्स होते हैं। फिर आप इन सेक्टर्स को डिटेल में पढ़ते हैं, बाद में गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं, बाद में अलग अलग चीज़ें आएंगी जो आपको इनको समझने में हेल्प करेंगे। बट फिलहाल हम इनको इस हिसाब से समझ लेंगे कि एटलीस्ट मुझे ढंग से पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेक्टर, what is the difference between primary sector, secondary sector and tertiary sector, because they are interconnected. And economic activity कोई भी है और the economic process अगर मुझे कुछ भी करना है, then I have to make sure कि तीनों में सामंजस्य बना हो। ये तीनों सेक्टर इंटरलिंक्ड हैं, कोई भी सेक्टर एक दूसरे के बिना इन जनरल परफॉर्म नहीं कर पाएगा इंडिविजुअली, दो ultimately because the purpose is that you extract the raw material, when you extract the raw material, you process it, you do some value addition and then you sell it in the market, and for that you need the things. बेसिक्स मैंने आपसे ऑलरेडी चैप्टर 13 में डिस्कस कर लिया, बट हम इस चीज़ को और डिटेल में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं इस कोट के ऊपर जो कि कौटिल्य ने दिया था। हु वाज कौटिल्य? कौटिल्य वाज मिस्टर चाणक्य। मिस्टर वर्ड कभी वैसे आप यूज मत करना, बट द थिंग वाज दैट ही वाज चाणक्य और द विष्णुगुप्त, द चीफ एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है देन go and check your history, ठीक है। The root of prosperity is economic activity. The lack of it brings material distress. The absence of fruitful economic activity endangers both current prosperity and future growth. Just think about the vision कि हमारे यहाँ पे
कितने सालों पहले ये बात लिखी थी उन्होंने अपनी कौटिल्य अर्थशास्त्र में, ठीक है, जो इनका अर्थशास्त्र था, जो इनकी ट्रीटाइज थी, ठीक है, उस पर उन्होंने ये बात लिखी थी, एंड दैट इज इवन एप्लीकेबल टुडे। बताता हूँ मैं आपको कैसे, बट बिफोर दैट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इसमें जो टर्म्स हैं उन टर्म्स की मीनिंग क्या है। द रूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रॉस्पेरिटी क्या होती है? व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी? प्रॉस्पेरिटी इज इकोनॉमिक वेलबींग। कब हम कहेंगे कि देयर इज द इकोनॉमिक वेलबींग? जब लोगों की इनकम बढ़ रही होगी, दे विल बी हैविंग अ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। जब इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी, उनको पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रेस कब आएगा? जब आपकी इनकम राइज नहीं कर रही होगी, आपके पास जॉब नहीं होगी, जॉब नहीं होगी तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड गिरेगा, लिविंग स्टैंडर्ड गिरेगा तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी किस बात की? तो ये चीजें नहीं होंगी, देन इट विल बी द मटेरियल डिस्ट्रेस। सो प्रॉस्पेरिटी और द इकोनॉमिक वेलबींग, द रूट ऑफ दिस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर मुझे ये चीज चाहिए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मुझे करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू मुझे वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन के थ्रू पैसे का मूवमेंट क्योंकि बहुत अच्छे से होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1991 रिफॉर्म्स थे जो इंडिया में हुए थे, ठीक है, दिस ब्रॉट द प्रॉस्पेरिटी। हाउ? अगर मैं राइजिंग इनकम की बात करें, हाउ इट इज लिंक्ड विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन, ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट। विदाउट एक्टिविटी प्रॉस्पेरिटी स्टैग्नेट्स। और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिया में बढ़ाने की बात हुई थी, देन इट लेड टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट। अलग अलग कंपनी, लाइक देयर वाज द ग्रोथ इन द कंपनीज, देयर वाज द ग्रोथ इन द इंडस्ट्री। सर्विस सेक्टर इंडिया में बहुत तरीके से एक्सपेंड किया था। देयर वाज द बूम ऑफ द आईटी सेक्टर। इवन वो बूम ऐसा है कि आज की डेट में इंडिया इज वन ऑफ द ग्लोबल प्लेयर इन टर्म्स ऑफ आईटी सेक्टर। इसने क्या किया? इसने प्रॉस्पेरिटी लाई और एक मिडिल क्लास जो इमर्ज हुआ, मिडिल क्लास पहले से था, बट जो मिडिल क्लास को जो ग्रोथ मिली वो इट वाज ट्रेमेंडस। अल्टीमेटली इट ब्रॉट द प्रॉस्पेरिटी टू द इंडिया टू, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए तो था। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम बोलते हैं, क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा मतलब है कि हमने उस टाइम पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो बेस्ट पॉलिसीज थी हम लेके आए, और वो हमने इस तरह से किया कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है हम उससे स्काई रॉकेट कर सकें, उसमें ग्रोथ कर सकें, ठीक है। इवन एट द रीजनल लेवल आप देख सकते हैं, जहां पे ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं तो ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होगी, जैसे कि गुजरात में। सो इट हैज़ अ हायर पर कैपिटा इनकम, और जबकि बिहार में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स कम है, सो इट हैज़ द लोअर पर कैपिटा इनकम। सिंपल सी चीज़ है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड द इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, यू नीड द बिजनेस। व्हेन यू नीड द बिजनेस, और वो बिजनेस करने के लिए अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी साथ में, तो ऑब्वियस सी बात है देयर विल बी अ लिविंग स्टैंडर्ड, और उससे प्रॉस्पेरिटी आएगी। देन व्हाट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी? ऑल एक्शंस दैट जनरेट इनकम, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस एंड ट्रेड। सो यू नो, ये चीज़ें आप जानते हैं, हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बेसिक्स हमने क्लास चैप्टर 13 में पढ़ लिया। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी इट वर्क्स एज द इंजन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसको इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इट सर्व्स एज द इनकम ऑफ ग्रोथ, इंजन ऑफ ग्रोथ। अगर आपको अपने देश को आगे बढ़ाना है तो वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी पे काम करना पड़ेगा। यू कैन नॉट सिट आइडल एंड से सब कुछ हो जाएगा, अपने से कुछ नहीं करना होता, आपको मेहनत करनी पड़ती। दिस अप्लाइज टू यूपीएससी ऑल्सो। आप अगर सोचेंगे कि आपको सिलेक्शन लेना है, देन यू विल हैव टू डू द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन व्हाट सेंस? इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन द सेंस ऑफ कि आप माइंड लगा रहे हैं पढ़ने के लिए, आप बैठ रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, यू आर डूइंग समथिंग वैल्यू ऑफ द वैल्यू, और वो जो वैल्यू आप ऐड करते हैं दैट एक्चुअली ब्रिंग्स द सिलेक्शन। सो दैट वर्क्स एज द इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर इंडिया, क्योंकि इसके बिना इनकम नहीं होगी, जॉब नहीं होगी, जॉब नहीं होगी तो टैक्स नहीं आएगा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं आएगी तो गवर्नमेंट कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाएगी तो लोगों को डिस्ट्रेस होगा, एंड डेफिनेटली दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट विल डिक्लाइन अल्टीमेटली। सो सब कुछ इंटरलिंक्ड है, एंड इसके बारे में हम और डिटेल्स में भी क्लास, जब हम अगले चैप्टर्स में जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, तो इसको और डिटेल में देखेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग व्हाट आई लर्नड दैट अगर मेरे को प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो मुझे इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक एक्टिविटी विलेजेस में बढ़ाने के लिए वी हैव द एग्जांपल ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज नरेगा। इसने क्या किया? इट प्रमोटेड द रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्टिमुलेटिंग डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इससे लोगों का भी फायदा हुआ। नरेगा से जो पैसा आया, लोगों की फूड हैबिट्स भी चेंज करने को मिली।
क्योंकि पहले इतना पैसा नहीं था कि वो रोटी सब्जी खा सकते थे ठीक से, अभी उनके पास इतना थोड़ा सा पैसा आया, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ कि एक लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, वो दूध भी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। सो उनकी लाइफस्टाइल में भी थोड़ा सा ही सही, बट इट हैज़ ब्रॉट अ पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट। पहले जहाँ पे जॉब नहीं थी तो कई बार क्या होता है ना, हम एक्ट करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू डू द एक्टिविटी बट वी डोंट हैव अ जॉब, हमारे पास जॉब नहीं होती। नरेगा गिव द जॉब टू मैनी पीपल, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम दैट यू मस्ट नो अबाउट। हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे जाके, बट आप इतना समझ लें कि नरेगा इज ए स्कीम जिसके बारे में आपको हमेशा प्रिपेयर्ड होना चाहिए फॉर द यूपीएससी मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स। कब इस पे सवाल आएगा आपको भी नहीं पता। सो दिस इज द थिंग। देन मटेरियल डिस्ट्रेस। मटेरियल डिस्ट्रेस क्या होता है कि आप जो हार्डशिप फेस करते हैं, जब आपके पास इनकम नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, बेसिक नीड्स नहीं होती, तो आप निठल्ले होते हैं उस टाइम पे। काम करना चाहते हैं, काम नहीं है, या फिर काम है आप करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो अब भी ऐसी बात है, यू विल बी इन द मटेरियल डिस्ट्रेस। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर नहीं हो रही होंगी तो क्या मिलेगा, यू विल बिकम पुअर। एक्टिविटी नहीं है, जॉब नहीं है, आप पुअर हो जाएंगे, भूखे रहेंगे, भूखे रहेंगे, आपकी हेल्थ डिग्रेड होगी, हेल्थ डिग्रेड होगी तो मेंटली आप डिग्रेड करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हेल्थ इन अ हेल्दी बॉडी लाइज द हेल्दी माइंड। अब बॉडी की हेल्थ अच्छी है तो माइंड कितना ही हेल्दी रहेगा, फिर वो निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, देन देयर विल बी द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। सो यू नीड टू डू दोज स्टफ जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाए। फॉर एग्जाम्पल जब मानसून वेरी करता है, लाइक इंडिया में आपको पता है कि भाई मानसून कभी जल्दी आ गया, कभी लेट आ गया, कभी ज़्यादा बारिश होगी, कभी कम बारिश हुई, तो फार्मर्स परेशान हो जाते हैं। जब ज़्यादा बारिश होती है तो भी परेशान है, क्योंकि भाई जो उनका जो भी धान वगैरह जो भी चीज़ें मतलब जो उगाते हैं वो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, भाई ज़्यादा बारिश होगी, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। या फिर कम बारिश हुई तो सूखा पड़ जाता है, देन अगेन दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऑल्दो इसके लिए सॉल्यूशंस हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है, बट स्टिल दैट क्रिएट्स द ट्रबल, जो कि सीजनल इरिगेशन पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, जैसे कोविड-19 का लॉकडाउन था, उस दौरान जो डेली वेज अर्नर्स थे, जो उतना ही कमा पाते थे लगभग जितना उनका पेट भर पाए, ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत हुई, दे वेयर इन द मटेरियल डिस्ट्रेस। एंड दैट इज़ द रीज़न कि कोविड-19 के टाइम पे जब ट्रेन और बसेस बंद थी, बहुत सारे लोग सोचे कि चलो अपने गांव चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहूँगा तो मेरे को रेंट देना है, यहाँ पे मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है। तो इवन व्हेन द गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड देम टू स्टे इनसाइड देयर होम, उनके पास शायद इतना पैसा ही नहीं था कि वो वहाँ पे रहना सर्वाइव कर सकें, इसलिए लोग निकले थे अपने घर जाने के लिए। ठीक है। देन ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे भी देयर वाज द डिमांड ऑफ कोलैप्स ऑफ डिमांड एंड देयर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि मेरे को अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इफ इट इज गोइंग ऑन पॉजिटिव, देन वी विल हैव द प्रॉस्पेरिटी। इफ इट इज नॉट गोइंग ऑन, देन वी विल हैव द मटेरियल डिस्ट्रेस। सिंपल। इकोनॉमिक एक्टिविटी का इसका मतलब होना जरूरी है ताकि हम वैल्यू एडिशन कर सकें इन द इकोनॉमी। अगर अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रूटफुल भी होनी चाहिए, मतलब इट शुड ऐड समथिंग ऑफ द वैल्यू। वैल्यू एडिशन करना चाहिए उस चीज को, एंड अच्छे से करना चाहिए। फ्रूटफुल कब नहीं होगी, जब प्रोडक्शन आपका लो है। आप बना सकते हो दिन में 10 किताबें, आप बना रहे हो 2, economic activity is low, so then that is not fruitful, that is going on but that is not fruitful. Your job are scarce। अब आप दो ही बना रहे हो तो आप कितने लोगों को ही नौकरी दोगे? So job will become scarce, क्योंकि आपके पास इतना रेवेन्यू नहीं आएगा। आप काम कर सकते हो, 10 किताब बना सकते हो, आप 2 किताब बना रहे हो तो 2 किताब बनाओगे तो 2 ही किताब सेल करोगे, 2 किताब सेल करोगे तो 2 ही लोगों तक पहुंची होगी। पहली बात तो वहां से आपका प्रमोशन रुक गया, दूसरी बात जो पैसा आया वो लिमिटेड था, और जो पैसा आया जब वो लिमिटेड था तो लोगों को नौकरी कैसे दोगे, तो जॉब लो हो जाएंगी। एंड एक्ट ऑल द एक्टिविटीज अनप्रोडक्टिव, ऐसे केस में भी इट इज अ प्रॉब्लमेटिक। जैसे कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक छोटा सा खेत होता है, लेट्स से 1 एकड़। अब इसमें जितना भी रिक्वायरमेंट है वो 2 भाई मिलकर कर सकते हैं, 2 पीपल, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या फिर 1 पीपल, चलो 2 पीपल ले लेते हैं। लेकिन सपोज ये 4 भाई हैं, देयर आर 4 ब्रदर्स। अब इन पे कोई और काम नहीं, सब इसी पे डिपेंडेंट है, तो चारों भाई इसी में लगे रहते हैं, क्योंकि फिर ये होता है कि भाई अगर तू काम नहीं करेगा तो तुझे खाने का सिर क्यों दूंगा, हम 2 लोग मेहनत करें तो ये हमारा बनता है, तो चारों इस पे काम करते हैं। लेकिन एक बात ये बताइए, जहाँ पे जो काम 2 लोगों से हो सकता था वहाँ पे जो 4 लोगों ने काम पे लगे, रिजल्ट सेम आया, तो क्या ये 2 लोगों का जो वर्क था दैट वाज प्रोडक्टिव? नो, दैट वाज नॉट प्रोडक्टिव। वो प्रोडक्टिव था ही नहीं, दैट वाज नॉट फ्रूटफुल। ठीक है, वो फ्रूटफुल था ही नहीं, वो बस जबरदस्ती किया गया काम था। और
इकोनॉमिक्स ये कहती है कि अगर ये काम 5 लोग कर सकते हैं तो उसमें 50 लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है, उन 45 के रिसोर्सेज को आपको यूज करना है और इस तरीके से यूज करना है कि आप अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी या बेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकें। ठीक है, सो व्हेन यू हैव द एब्सेंस ऑफ फ्रूटफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी इट विल इम्पैक्ट, क्या इंपैक्ट होगा? ग्रोथ जो होगी दैट विल बी जॉबलेस, अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, देयर विल बी लो प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडियन कल्चर की एग्रीकल्चर की बात करूं, इंडियन एग्रीकल्चर की बात अगर आप कर लीजिए तो 18% जीडीपी का वो कंट्रीब्यूट करता है, वी नो दैट दिस इज अ फिगर, लेकिन 46% पॉपुलेशन कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो ये क्या बता रहा है? कायदे से अगर ये 18% जीडीपी के लिए इसका कंट्रीब्यूशन 18% तो हमारी 18% के आसपास ही पॉपुलेशन होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन दैट इज नॉट द केस। तो इसका मतलब ये वैल्यू एडिशन उतना नहीं कर पा रहा, दैट इट इज नॉट दैट मच फ्रूटफुल। वो अलग बात है कि वो वो जो फ्रूटफुलनेस है वी कैलकुलेट इट ऑन द बेसिस ऑफ मनी, बिकॉज बट दैट इज द अल्टीमेट रीजन दैट वाई वी आर वर्किंग, दैट इज द ग्रीस इन द पाम। पैसा सभी को चाहिए, दैट इज हैपनिंग, बट इसका मतलब ये कि जो वो एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ पीपल वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब देयर इज द हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उतने लोगों की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और देयर इज द लो प्रोडक्टिविटी बहुत लो है लोगों की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इवन योर ट्विंस बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ट्विंस बैलेंस शीट व्हाट इज दैट? देखिए बैंक क्या करता है, आप समझना इस चीज़ को, ये सब टर्म्स नोट करते रहेंगे, आपको ना आगे जाके बहुत हेल्प मिलेगा जब आप एक क्वालिटेटिव आंसर्स लिखना चाहेंगे। तो दीज आर द एग्जांपल्स, दीज आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने अलग से इंक्लूड किया है एज पर जो भी करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। लाइक ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, देखो यार बैंक, आप समझो कि बैंक पैसा कैसे कमाता है। बैंक गिव लोन्स, और लोन्स के लिए बैंक के लिए जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है दैट इज द कॉरपोरेट। अब जो कॉरपोरेट है ये वर्क करता है, ठीक है, जब ये कॉरपोरेट वर्क करता है तो ये प्रॉफिट जनरेट करता है, प्रॉफिट जनरेट करता है तो ये इसका जब लोन वापस करता है तो साथ में इंटरेस्ट भी देता है। लेकिन बैंक ने इसको लोन दिया एंड सपोज इसने प्रॉफिट अर्न नहीं किया, अब लोन इतना ज्यादा था कि ये परसेंटेज की तो छोड़ो, इसका जो पैसा बैंक का दिया हुआ था वो भी नहीं दे पा रहा है, तो व्हाट विल हैपन? इसके पास पैसा नहीं है, ये बैंक को दे नहीं पा रहा, ये स्ट्रेस में है, ये टेंशन में है। बैंक के पास जो पैसा था वो पैसा इसने ऑलरेडी इसको दे रखा है, तो अब ये दूसरे को दे नहीं सकता, द मनी इज लॉक्ड, द मनी इज लॉक्ड एंड बैंक कैन नॉट गिव फर्दर लोन, क्योंकि इसका पैसा तो यहां था, वो उम्मीद करते ये प्रॉफिट के साथ देगा मेरे को, लेकिन ये तो पैसा ही नहीं दे पा रहा, तो बैंक ऑल्सो बिकम स्ट्रेस्ड, बैंक की बैलेंस शीट बिगड़ेगी। सो दैट बोथ सेक्टर्स आर स्ट्रेस्ड एंड दैट इज द ट्विंस बैलेंस शीट प्रॉब्लम, और इसकी बैलेंस शीट तो बिगड़ी हुई थी। सो देयर इज द स्टॉल्ड इन्वेस्टमेंट साइकिल, देयर विल बी द डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये चीज है करंट प्रॉस्पेरिटी वर्सेस फ्यूचर ग्रोथ। तो हम एक बार दोबारा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सो द रूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, द लैक ऑफ इट ब्रिंग्स मटेरियल डिस्ट्रेस। ये आपको समझ में आ गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फ्रूटफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो एब्सेंस है ये इंडेंजर करेगा करंट प्रॉस्पेरिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ को। ठीक है, यानी कि ये अगर हमने लाइक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है वो दैट शुड बी फ्रूटफुल, इट शुड ऐड वैल्यू, क्योंकि अगर नहीं करेंगे देन इट विल इंडेंजर द फ्यूचर ग्रोथ एंड द करंट प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो। तो करंट प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है, व्हाट इज योर प्रेजेंट वेलफेयर, किस तरह से चीजें हो रही। फ्यूचर ग्रोथ की बात हो रही है बिकॉज द फ्यूचर ग्रोथ, इसकी जो फाउंडेशन है इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ह्यूमन कैपिटल पे जो आप वर्क कर रहे हैं, ये जो करंट प्रॉस्पेरिटी वाली चीजें जो एडिशन है दैट विल ब्रिंग द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, दैट विल ब्रिंग द चेंजेस इन द फ्यूचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेमोग्राफिक डिविडेंड, नाउ देयर इज द फेलियर, इफ देयर इज द फेलियर टू क्रिएट जॉब्स, हम कहते हैं वी हैव द डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारे पास बहुत लोग हैं काम करने के लिए, बट इफ देयर इज द फेलियर टू क्रिएट द जॉब देन व्हाट विल हैपन? जो आपके यूथ हैं दे विल बी अंडर एम्प्लॉयड और दी अनएम्प्लॉयड, लोगों के पास काम नहीं होगा। जब लोगों के पास काम नहीं होगा तो फ्यूचर की ग्रोथ पोटेंशियल भी तो आप हिट करेगा। आप कैसे ग्रो करेंगे? तो आपको करंट में प्रॉस्पेरिटी वाइज, मतलब आपको करंट में हिसाब से काम करना है कि देयर इज एन एक्चुअल ग्रोथ एंड दैट विल अल्टीमेटली ब्रिंग द फ्यूचर ग्रोथ, लेकिन उसके लिए प्रेजेंट का काम अच्छा चलते रहना चाहिए।
ग्रीन इकोनॉमी ट्रांजिशन, आज की डेट में अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स पे, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, करंट प्रॉस्पेरिटी, फ्यूचर सस्टेनेबल ग्रोथ विल बी इंडेंजर्ड। हम फिर प्लान ही बनाते जाएंगे कि वी हैव द एसडीजी गोल्स, वी हैव द एमडीजी गोल्स। ये सब प्लान तभी काम करते हैं जब व्हेन यू आर एक्चुअली वर्किंग, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं, आई विल बी डिस्कसिंग इट इन द लेटर क्लासेस, बट दैट्स इट। आप इतना बेसिक समझ गए हैं कि अगर मेरे को प्रॉस्परस बनना है, आई वॉन्ट टू हैव एन इकोनॉमिक वेल बीइंग, मुझे इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे वैल्यू एडिशन वाले काम करने पड़ेंगे। अगर मैं नहीं करूँगा देन आई वोंट बी ग्रोइंग, इफ़ आई वोंट बी ग्रोइंग देयर विल बी मटेरियल डिस्ट्रेस। अगर हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो फ्रूटफुल नहीं है, इट इज़ नॉट एडिंग टू द वैल्यू, इट विल इंडेंजर जो आज जो चल रहा है, जो आज के समाज में चीज़ें हैं, और फ्यूचर ग्रोथ भी। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो कोविड है। कोविड से अच्छा एग्जाम्पल ही नहीं है, क्योंकि कोविड इट हैज़ स्टॉल्ड व्हाट दी करंट प्रॉस्पेरिटी, जो हमारी ग्रोथ हो रही थी, एंड इसने पूरे दुनिया को अफेक्ट किया, एंड द फ्यूचर ग्रोथ भी डेफिनेटली। ऑब्वियस ही बात है, आज की डेट में अगर आप ग्रो नहीं किए तो कल की डेट में जहाँ का आपकी ग्रोथ इतनी हो सकती थी, आपकी ग्रोथ इतनी हो पाएगी। तो सम हाउ इट हैज़ स्टॉल्ड द फ्यूचर ग्रोथ ऑल्सो। वो अलग बात है कि इंडिया ने उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, बट इट शुड नॉट ऑलवेज बी इन कंपैरिजन, इट शुड बी समथिंग कि हम खुद के मुकाबले कितना अच्छा ग्रो कर पाए, ठीक है। सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। वाई देयर इज सच अ डिवीजन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, वो भी बात आ जाएगी। बट बिफोर दैट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरुआत से ही चल रहे थे, देयर सिंस द टाइम इमेमोरियल। विद द एडवांसमेंट ऑफ द टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज एक्चुअली स्टार्टेड इंक्रीजिंग। जैसे कि पहले के जो लोग थे, पहले के जो किसान थे, वो बोते भी थे, उस पर मेहनत करते थे, उगाते भी थे, उसी से आटा होगा भी सारा कुछ वो बनाते थे, वही लोग बेचते थे। एवरीथिंग वॉज बीइंग डन बाय द सेम सिंगल पर्सन। सो द पर्सन वॉज प्रोड्यूसर, a person was consumer, a person was trader, everything was inherent in a single person, कि वो सारे काम एक ही इंसान कर रहा था। लेकिन धीमे धीमे देयर लेड टू दी, धीमे धीमे जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ा, ठीक है, द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग। द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों इंक्रीज करना शुरू कर दी? बिकॉज देयर वाज द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द एक्टिविटी इटसेल्फ एंड देयर वाज द इमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑल्सो। दोनों चीज़ों को समझते हैं, बट पहले ये समझ लेते हैं कि जो पहले का टाइम था, द एक्टिविटी वॉज सिंपल एंड अनडिफ्रेंशिएटेड, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पास्ट में स्पिनिंग करनी है, चाहे वीविंग करनी है, चाहे डाइंग करनी है, एक सिंगल पर्सन करता था, तो हम सारी एक्टिविटी को एक हिसाब से देखते थे। पास्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज की डेट में वी हैव, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वी हैव द कॉटन फार्मर्स, वी हैव द स्पेशलिस्ट फॉर द स्पिनिंग, वी हैव द स्पेशलिस्ट फॉर द वीविंग, वी हैव द डिजाइनर, ठीक है, मनीष मल्होत्रा, वी हैव द क्वालिटी चेकर्स जो क्वालिटी चेक करते हैं, वी हैव द पर्सन जो क्वालिटी चेक करने के बाद उसको पैकिंग करते हैं, पैकिंग के लिए भी अलग लोग हैं। देन वी हैव द मार्केटर्स, और उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग लोग। तो सेम एक्टिविटी जो पहले एक सिंगल पर्सन कर रहा था, सेम एक्टिविटी नाउ इज बीइंग डन बाय द मल्टीपल पीपल स्पेशलाइजिंग। तो अब जब एक चीज एक इंसान कर रहा था, दैट वाज क्लासिफाइड एज अ सिंगल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब की डेट में व्हाट इज हैपनिंग, दिस लेबर which was earlier inherent in one, now this labor, there is the distribution or there is the division among the cotton farmers, spinners, weavers, designers, quality checkers, packagers and marketers, and due to this specialization we can simply say that there is the division of labor within the activity itself, क्योंकि हर एक एक्टिविटी नाउ इट इज रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि हर एक स्टेज पे पैसा आ रहा है, पहले हर एक स्टेज पे पैसा नहीं आता था। स्पिनिंग कर रहे हैं, वीविंग कर रहे हैं, डाइंग कर रहे हैं, जब तक तुम पूरा काम नहीं करोगे तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये उगाता है इसके पास पैसा आ जाता है, चीज़ें इसके पास आ जाती है, जब ये आता है इसके पास पैसा आ जाता है, चीज़ें इसके पास आती है, जब ये काम करता है डिजाइनर का जाता है तब इसको पैसा मिल चुका होता है, फिर डिजाइनर वैल्यू एडिशन करता है, फिर यहाँ पे ये इसके पास पैसा जाता है। तो हर एक स्टेज पे पैसा इन्वॉल्व है, वहाँ पे हर एक स्टेज पे पैसा इन्वॉल्व था ही नहीं। एंड दैट इज वाई देयर इज द डिवीजन ऑफ लेबर। दिस इज हैपनिंग इन वेरियस सेक्टर्स। पास्ट में मेडिसिन थी, वैद्य जी के पास जाते थे, सारा काम सर्दी जुकाम पेट दर्द ये वो सब कुछ वैद्य जी देखेंगे। आज की डेट में दिल में दर्द होता है तो वी गो टू कार्डियोलॉजिस्ट, हल्का सा दिमाग में कुछ हुआ नहीं, सिर दर्द हुआ, हम जाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास।
पैर में दर्द होता है तो वी गो टू ऑर्थोपेडिक्स। तो वी हैव द, बच्चे के लिए जाना है तो हम जाते हैं बच्चों वाले डॉक्टर के पास। महिलाओं की प्रॉब्लम है तो वी गो टू गायनेक। सो हर एक चीज़ धीमे धीमे स्पेशलाइज्ड हो रही है। पहले एक डॉक्टर था, गांव का एक डॉक्टर जो सबका इलाज करता था, कैसा भी बीमारी एक डॉक्टर। सो देयर इज द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द एक्टिविटी इटसेल्फ। सो नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मल्टीप्लाई तो करेगी। नाउ द न्यू टेक्नोलॉजी ऑल्सो देयर। अब न्यू टेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ कि एक तो हमने क्या किया, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज में इंप्रूवमेंट किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं पहले, उसके अलावा क्या हुआ, वी ऑल्सो हैव क्रिएटेड द इंटायरली न्यू सेक्टर लाइक आईटी टेक्नोलॉजी। अब 100 साल पहले या 200 साल पहले आप आईटी टेक्नोलॉजी की बात करोगे या फिर ये बोलोगे कि बिना वायर के हम आराम से यहाँ से बात कर सकते हैं, कोई आपकी बात मानता भी नहीं। आई डू हैव अ मोबाइल फ़ोन जिसमें आप बिना किसी वायर का आप आराम से बात कर लेते हो। मैं अभी ब्लूटूथ ऑन करके इस कमरे से उस कमरे में इमेजेस भेज सकता हूँ। आज से 100 साल पहले वॉज इट टेक्निकली पॉसिबल? इट वॉज नेवर पॉसिबल। सो वी हैव देन इंटायरली न्यू सेक्टर ड्यू टू IT, बायोटेक्नोलॉजी, फिनटेक एटसेट्रा, ठीक है। अब आते हैं पास्ट पे। पास्ट में प्रोडक्शन वॉज लोकल एंड मैनुअल, लाइक फार्मर्स वुडन प्लो यूज करते थे, वीवर्स हैंडलूम यूज करते थे। बट वी हैव दिस ऑटोमेशन, AI आ गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए। नो फैक्ट्रीज रोबोट्स को यूज कर रही हैं, पहले फैक्ट्रीज लोगों को यूज करती थी। So what are we doing? We have actually improved the traditional activity. फार्मर्स आज की डेट में ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, स्मार्ट इरिगेशन यूज कर रहे हैं, पहले पाइप लेके ऐसे ऐसे करते रहते थे। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, दे आर कनेक्टिंग द बायर्स एंड सेलर्स ग्लोबली। ग्लोबल कनेक्शन है, पहले एक गांव से दूसरे गांव में हालत खराब हो जाती थी जाने में। सो देयर आर द चेंजेस। सो रोल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी वॉज व्हाट? इट हैज इम्प्रूव्ड ट्रेडिशनल एक्टिविटीज एंड इट हैज created entirely new sector, and that is why the economic activities has multiplied. The types of economic activity has increased multifold. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So economic activity has multiplied horizontally। जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी स्टेप नंबर 1, 2, 3, जहाँ पे हर स्टेज पे पैसा इन्वॉल्व नहीं था, अब हर एक स्टेज पे पैसा इन्वॉल्व होने शुरू हुआ है। You pay from here, you jump to here, you pay from here, you jump to here, you pay from here, you jump to here, you pay from here, you jump to here. Even it has multiplied vertically also. How? Through the new technologies which is creating the new industries. ये दोनों चीज़ें मैंने आपको explain कर दी. That is the vertical integration, vertical, other अलग अलग technologies, अलग अलग economic activities. And then the horizontal activity, अलग अलग economic activity, ये ऐप से भी अपने आप को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है। सो देयर इज द मल्टीप्लीकेशन वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। सो देयर आर n नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, n, ठीक है। तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे आप हॉरिजॉन्टली ब्रेक कर सकते हैं दैट बिकम्स n, एंड कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे आप वर्टिकली ब्रेक कर सकते हैं दैट इज द m। तो नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इट बिकम्स m इंटू n, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी मल्टीप्लाई कर दी है। सो बाकी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमें तो बहुत सारी हैं, तो मैं स्टडी कैसे करूं? तो आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, आई हैव टू डिवाइड, आई हैव टू क्लब दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू सम सेक्टर्स सो दैट वी कैन स्टडी देम ईजली। और उस चीज़ के लिए हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया। दैट इज द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी एक्टिविटीज़। जहाँ पे एक्टिविटीज़ वर्ड यूज हुआ वहाँ पे आप सेक्टर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। ब्रीफ में मैंने आपको बता ही दिया था व्हाट इज द प्राइमरी सेक्टर, जहाँ पे आप नेचर से चीज़ें सीधे लेते हैं, यू एक्सट्रैक्ट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द नेचर, फॉर एग्जाम्पल यू ग्रो वीट। सेकेंडरी एक्टिविटी इज द सेक्टर जहाँ पे आपने जो भी नेचर से एक्सट्रैक्ट किया है आप उसका जो कंटेंट है, जो चीज़ें आपको जैसी दिख रही हैं आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हो तो वो डिफरेंट दिखने लगता है इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल वीट से आपका जो गेहूं होता है आप उसे जब पीस देते हो तो वो अलग दिखेगा, दैट बिकम्स द फ्लोर, दैट बिकम्स जो आटा आप खाते हैं, जो रोटी आप खाते हैं। देन देयर इज द टर्शियरी सेक्टर जो कि इन दोनों सेक्टर्स को हेल्प करता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट टू द पीपल इन्वॉल्व इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि अगर आपने आटा लिया, लाइक यू हैव लाइक आटा ले लिया एंड आशीर्वाद
लेट्स से कि आपकी कंपनी है आशीर्वाद आटा एंड पतंजलि आटा एटसेट्रा, तो आप क्या करते हैं कि आप उसको प्रिजर्व करेंगे, स्टोर करेंगे बेचने से पहले, एंड यू विल ट्रांसपोर्ट इट टू द रिटेलर्स और द होलसेलर्स हु देयर बाय विल बी सेलिंग टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। सो ये तीनों एक्टिविटीज इंटरलिंक्ड हैं। प्राइमरी सेक्टर अगर रिसोर्स ही नहीं होगा, मेरे पास अगर चीज़ें ही नहीं होंगी, देन हाउ आर वी गोइंग टू व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस। तो प्रोडक्शन का इनिशियल फेज शुरू होता है प्राइमरी सेक्टर से, फिर जो हम उसका फॉर्म चेंज करते हैं, सो वी आर एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग देम एंड डूइंग सम वैल्यू एडिशन, एंड फिर उसको हम सपोर्ट करके लोगों तक पहुंचाते हैं, दैट बिकम द टर्सरी सेक्टर। एग्जाम्पल्स के तौर पर अब और डिफरेंस थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ये टेबल जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, अदरवाइज वी ऑल्सो विल बी शेयरिंग द हैंड आउट, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ द पेड प्रोग्राम, बट इसे आप याद कर लेना। कभी भी डिफरेंस अगर आपने ये टेबल बना दिया तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अच्छा, कभी भी जब भी डिफ्रेंशिएट करो ना, तो लेफ्ट साइड से पहले देखो कि भाई मेरे को अगर डिफ्रेंशिएट करना है, देन ऑन व्हाट बेसिस आई कैन डिफ्रेंशिएट इट। आई कैन डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एक्टिविटी, या कौन सा सेक्टर है, क्या वो कौन सा सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट, एंड देन आई कैन ऑल्सो डिफ्रेंशिएट इट ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी मैं टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, कैसी टेक्नोलॉजी, किस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कैसा मिल रहा है लोगों को, इकोनॉमी में इसका क्या कंट्रीब्यूशन, एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स। सो इवन ये आप जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये हर जगह काम आएगा। अल्टीमेट गोल इज दैट कि आप जब भी पढ़ रहे हैं, आप इस हिसाब से पढ़ें कि आप हमेशा दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रखें कि मुझे अगर इसके बीच पढ़ा हूँ तो आई शुड बी नोइंग द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, there is the direct use of natural resources in the primary sector, there is the processing and manufacturing of raw material जो मैंने आपसे बताया, and then it provides the services and support to the production and producers and consumers, production and consumption। सेक्टर की बात करूँ अगर, जो मोस्ट कॉमनली सेक्टर जिसकी हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, अलाइड सेक्टर सच एज फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। In terms of secondary activities, we see mainly the industrial sector, जो आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा। यहाँ पे we see it as the service sector, that is trade, transport, education, banking एटसेट्रा। किस सेक्टर की किसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है, तो प्राइमरी सेक्टर की इज डिपेंडेंट अपॉन दी नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंडरी सेक्टर ये प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, ये सेक्टर इसके ऊपर डिपेंडेंट है फॉर दी रॉ मटेरियल्स, ये सेक्टर नहीं होगा तो इसको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, एंड ये इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द डिमांड। कभी कभी तो लोग सीधे वीट ले जाके बेचते हैं ट्रांसपोर्ट करके, तो ये इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, लेकिन वीट का अगर वैल्यू अगर चेंज करनी है मुझे अगर, तो फिर व्हाट आई विल डू, आई विल मेक द फ्लोर आउट ऑफ दैट एंड देन आई विल सेल इट इन द मार्केट। For that I need the transportation, I need the various other stuff. So ये tertiary sector हो गया, and the end products, यहाँ पे तो raw material ही बन रहा है, wheat, cotton, minerals। यहाँ पे finished और semi product goods बन रहे हैं जैसे bread और clothes। यहाँ पे you are providing the intangible services। intangible मतलब आप उन चीज़ों को छू नहीं सकते, that is banking, transport, teaching, etc। टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो सिंस दैट इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन, जो प्राइमरी सेक्टर है, तो यहाँ पे अक्सर जो टेक्नोलॉजिकल लेवल है वो लोअर एंड पे है। ऑल्दो मॉडर्न फार्मिंग होगा, मैं आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें हम यूज करें, वी आर ब्रिंगिंग द ड्रोन्स टू द एग्रीकल्चर ऑल्सो, बट स्टिल ऑन अ ब्रॉडर लेवल जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज हो रही है दैट इज द लो लेवल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मीडियम टू हाई लेवल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, मशीनरी एंड इंडस्ट्री वगैरह। यहाँ पे देयर इज द हाई रिलियंस ऑन द ह्यूमन स्किल्स, नॉलेज एंड मॉडर्न ICT टूल्स। तो मोस्ट एडवांस तो टर्सरी एक्टिविटी में ही है, ठीक है। तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज की अगर मैं बात करूँ तो इन जनरल इट इंक्रीज एज द सेक्टर चेंज, प्राइमरी में लोअर, फिर उससे बेटर आपका सेकेंडरी में, एंड देन डेफिनेटली टर्सरी। एम्प्लॉयमेंट टाइप की बात कर लें तो यहाँ पे चूंकि एक्सट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं तो दैट इज़ मोर ऑफ ए मैनुअल और फिजिकल लेबर, यहाँ पे इंटेंसिव है। यहाँ पे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर्स चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर प्रोफेशनल चाहिए, ठीक है। अगर मैं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में आप पाएंगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ दे आर मोर डोमिनेंट। सेकेंडरी एक्टिविटी की बात करूँ तो इट इज़ इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, एंड टर्सरी एक्टिविटी की बात करूँ तो इट इज़ मेजर एक्टिविटी कंट्रीब्यूट इन डेवलप्ड एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। एग्जाम्पल्स फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, टेक्सटाइल मिल्स, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, फूड प्रोसेसिंग, बैंकिंग, IT सेक्टर, दिस, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये एक NCERT का मैप है, मतलब NCERT का डायग्राम है जो मैंने इसमें इंजर्ट किया है, ठीक है।
तो देखो जिस हिसाब से जो मैंने बताया उस हिसाब से आप आराम से समझ सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फिशिंग, रेजिंग लाइफ स्टॉक एंड फॉरेस्ट्री है। माइनिंग भी है, बहुत सारे बच्चे माइनिंग को कंफ्यूज करते हैं सेकेंडरी सेक्टर से, बट माइनिंग इज अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी बिकॉज माइनिंग में आप क्या करते हैं, आप एक्सट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं, आप उसका फॉर्म थोड़ी चेंज कर रहे हैं। तो यू आर माइनिंग द थिंग, आप अंदर से जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं, तो यू आर नॉट चेंजिंग द फॉर्म। व्हेन यू आर नॉट ट्रांसफॉर्मिंग, यू आर नॉट चेंजिंग द फॉर्म, दैट एक्टिविटी इज द प्राइमरी सेक्टर। देन सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग में कन्फ्यूजन नहीं है, सोलर पावर इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन आता है कि वाटर सप्लाई कैसे सेकेंडरी सेक्टर हो सकती है। तो यार देखो, आप एक चीज़ समझो, वाटर सप्लाई के केस में आप नेचुरली तो वाटर आपको रिवर्स में मिलेगा, लेक्स में मिलेगा। हम क्या करते हैं, उसको फिट बनाने की कोशिश करते हैं फॉर कंजम्पशन फॉर द ह्यूमन। अब ह्यूमन को जब कंज्यूम करना है तो वाटर को हम कलेक्ट करेंगे, इसको प्यूरिफाई करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे, इसको स्टोर करेंगे, एंड वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इट थ्रू दी पाइपलाइन। सो यहाँ पे आपका एक पूरा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, सो दैट लाइक फिल्ट्रेशन प्लांट, पंपिंग स्टेशन वगैरह सब लगेंगे। तो हम एक्चुअली उसका फॉर्म चेंज कर दिया ना हमने, ठीक है। सो दैट इज वाई दिस इज द सेकेंडरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर हेल्थ केयर, ट्रेड एंड लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कभी भी इस पर सवाल आ सकता है, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें। एक क्वेश्चन भी आ रखा था, एक यूपीएससी 2004 में एक सवाल आया था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ये सवाल आई बिलीव अब तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं क्लास 7, 6 से भी आप पढ़ के आप यूपीएससी के सवाल कर सकते हैं। व्हाट इज द चेंज इन द शेयर ऑफ ईच सेक्टर इन जीडीपी ड्यूरिंग द पीरियड 1950 to 2000। तो ये जो क्वेश्चन आएगा, अभी अपना अगला इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो वहाँ से इसको हम चेक करके इसका डेटा फुलफिल कर सकते हो। तो हम एक क्वेश्चन के लिए तैयार हो गए यूपीएससी मेंस के लिए। अगर पूछ दिया, ये क्वेश्चन आज भी पूछ देगा ना कि व्हाट इज द चेंज ऑफ द लाइक कैसे कैसे चेंजेस हैं, बिकॉज इट वांट टू सी कि भाई जो चेंजेस हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो भी चेंज हो रहा है, कौन सा सेक्टर का शेयर बढ़ रहा है। पहले एग्रीकल्चर का ज़्यादा शेयर था, आज की डेट में सबसे कम है, तो हाउ इट इज़ चेंजिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं, 26 में पूछ लिया, 27 में पूछ लिया, 28 में पूछ लिया, 25 में पूछ लिया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इकोनॉमिक सर्वे में डेटा मिल जाता है। सो यू कैन अपडेट इट अकॉर्डिंगली बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, सेकंड फर्स्ट पार्ट इज पार्ट ऑफ स्टैटिक, दिस इज द करंट। नाउ ये सेक्टर्स मैंने बोला कि दे आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या है, बिकॉज दैट सेक्टर, ऑल दिस सेक्टर्स दे क्रिएट अ चेन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, सारे एक दूसरे से लिंकअप हैं। प्राइमरी सेक्टर का काम क्या है, इट इज प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल नहीं होगा तो मैं प्रोसेस किसको करूंगा, सो आई प्रोसेस द रॉ मटेरियल इनटू गुड्स विच नीड द टर्शियरी सेक्टर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज। अगर मेरे पास चीज है, चीज ही नहीं है, तो मैं काम किस पे करूंगा। अब मैंने काम कर लिया तो मैं उसको रख के क्या करूंगा, आई नीड समवन जो कि उसको ट्रांसपोर्ट कर सके, लोगों तक पहुंचा सके, फाइनेंस जरूरत पड़े तो फाइनेंस दे सके, मार्केटिंग कर सके, ताकि लोग अल्टीमेटली कंज्यूम करें, बिकॉज दैट इज द पर्पज बिहाइंड दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इफ यू कैन नॉट सेल एन अ प्रोडक्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग दैट प्रोडक्ट, ये वाली बात आ जाती है। सो ईच सेक्टर इज इंटरलिंक्ड। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, रिटेल, इट इज इंटरलिंक्ड। फॉर एग्जाम्पल आपने वीट से आपने आटा बनाया, अच्छा कुछ लोग ये लेके फिर से ब्रेड भी बना देंगे, अनदर सेकेंडरी एक्टिविटी। देन अब उसके बाद जब मैंने बना लिया है तो मैं खुद तो सारा आटा खा नहीं जाऊंगा, मैं इसको ट्रांसपोर्ट करूंगा, क्रेडिट वगैरह सर्विसेज यूज करूंगा, आई विल बी सेलिंग इट। फार्मर नहीं होंगे तो यू वोंट बी हैविंग एनी रॉ वीट। फार्मर का होना जरूरी है, इसीलिए कहते हैं किसान अन्नदाता है। मिल्स नहीं होंगे तो आप ब्रेड कैसे बनाएंगे, आप आटा कैसे बनाएंगे, कब तक पीसते ऐसे ही रहेंगे। और ये नहीं होंगे, अगर आपके पास शॉप्स नहीं होंगे, लॉजिस्टिक्स नहीं होंगे, तो ब्रेड कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये तीनों ही एक दूसरे को एक तरह से पूरा कर रहे हैं। सेम अप्लाइज टू फॉरेस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। ये सेक्टर जो इंटरलिंक्ड नहीं दिख रहे वो भी इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि यू फॉर द टिम्बर एंड द पल्प यू नीड द लॉगिंग एक्टिविटी। फॉरेस्ट नहीं होगा तो आपको रॉ पल्प नहीं मिलेगा। उसके बाद जो ये आपका टिम्बर एंड पल्प आएगा, यू विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू द नोटबुक्स। मिल्स के बिना कोई नोटबुक नहीं बन पाएगी। एंड फाइनली जो स्कूल पब्लिश करेगा, जो भी किताबें पब्लिश करता है, वो किताब ही नहीं बनेगी तो वो पब्लिश कैसे करेगा। तो विदाउट एजुकेशन सर्विसेज इन चीज़ों की डिमांड भी तो नहीं होगी। अब आप कोई चीज़ बना रहे हो, उसकी अगर डिमांड ही नहीं है तो आप बनाओगे ही क्यों। तो फॉर द एजुकेशन, फॉर वेरियस काइंड ऑफ वर्क, यू नीड द पेपर। व्हेन यू नीड द पेपर यू विल बी लुकिंग टुवर्ड्स द सेकेंडरी सेक्टर, भैया हमको पेपर बना के दो। अब इसको चाहिए पेपर बनाना है तो इसको ये इट इज़ लुकिंग टुवर्ड्स द प्राइमरी एक्टिविटी कि भैया हमको रॉ पल्प तो दो, तब तो मैं पेपर बनाऊं। सो डिपेंडेंसी ऐसे भी है और डिपेंडेंसी ऐसे और ऐसे भी है। सो ऑल दिस सेक्टर्स आर एक्चुअली इंटरलिंक्ड।
All these sectors are interlinked. All these sectors are interlinked. All these sectors are interlinked. कॉटन फार्मिंग की बात कर लेते हैं. फार्मर्स कॉटन ग्रो करते हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मीन्स इट टर्न्स कॉटन टू फैब्रिक एंड क्लोथ्स. देन फैशन ब्रांड्स, मार्केटिंग एजेंसी एंड ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म्स, दे सेल क्लोथ्स टू द कंज्यूमर. सो इंटरडिपेंडेंस का मतलब है देयर इज द स्मूथ फ्लो फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट्स टू सर्विस डिलीवरी. कभी भी आप पढ़ रहे हैं ना, आइडियाज को अगर इस तरह से आप ब्रेक करके पढ़ रहे हैं, बिलीव मी आपको कभी दिक्कत नहीं होगी. द इशू इज दैट वी डोंट ब्रेक द आइडियाज. अगर आप किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जबरदस्ती तो आपको नहीं समझ में आएंगे. चीज़ों को सिंप्लीफाई करके देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे. सो नो सेक्टर कैन ऑपरेट इन आइसोलेशन, जाहिर सी बात है. एंड वी नीड ऑल द सेक्टर्स ताकि आपकी इकोनॉमी सस्टेन अच्छे से कर सके. अमूल की स्टोरी बहुत अच्छे से लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी में, एक बार पढ़ लेना. बेसिक्स मैं बता दे रहा हूँ. वो दे हैव गिवन इट फॉर द इलस्ट्रेशन एज द इंटरडिपेंडेंस दिखाने के लिए. ठीक है. इट इज़ अ काइंड ऑफ आप केस स्टडी के एग्जाम्पल में भी यूज कर सकते हो. ठीक है. 1940s में देयर वाज अ प्रॉब्लम. 1940s में क्या होता था, जो भी किसान डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए थे, अब उनको वो दूध सेल करना होता था. अब अपने ही गांव में तो बेचेंगे नहीं, तो वो जाते थे, दूर जाना था. लेकिन उस टाइम पे सबके पास फ्रिज नहीं थी कि वो प्रिजर्व कर सकें. तो होता क्या था कि दूध जल्दी खराब ना हो जाए तो वो मिडिल मैन के पास जाते थे, क्योंकि दूध निकालते ही खराब होने की प्रक्रिया दिमाग में आने लगती है, मतलब भैया आप खराब होने वाला है. तो मिडिल मैन के पास जाते थे. तो मिडिल मैन लोग क्या करते थे, बोलते थे उसको कि भाई हमें बहुत सस्ते में दे दो. अब सामने वाले की चीज़ खराब हो सकती है तो उसको क्या लगेगा, खराब हो जाएगी तो ऐसे ही वेस्ट है, चलो सस्ते में दे देते हैं. लेकिन उसके चलते क्या हो रहा था, उनको दिक्कत आ रही थी, उनको उतने पैसे नहीं मिल रहे थे, जितनी लागत हो रही थी उतना भी पैसा नहीं मिला था. तो ये फार्मर परेशान था. मिडिल मैन का फायदा हो रहा था, वो लेके तो प्रिजर्व करके बेच दे रहा था, ये पैसे कमा रहा था बिना किसी प्रॉपर एक्टिविटी के. तो इससे फार्मर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था. तो ये लोग परेशान हुए और परेशान होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास गए कि भैया बताइए, सर बताइए हम क्या करें. तो वल्लभ भाई पटेल जी ने एक एडवाइस दी कि आप लोग कोऑपरेटिव बना लीजिए. व्हाट आर द कोऑपरेटिव? कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेटिव इज यू कैन कंसिडर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं. दे पूल देयर रिसोर्सेज. लाइक हो सकता है कि हम लेट्स से कि एक इंसान है जिसके पास 100 रुपये हैं. अब इस 100 रुपये का कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं, कुछ नहीं कर सकता. लेकिन अगर 1000 इंसान आ जाए और सबने 100 रुपये दे दिए तो इट बिकम्स 1 लाख. अब इस 1 लाख से इन्होंने क्या किया, एक शॉप खोल ली, वहां पे बेचना शुरू किया और जो प्रॉफिट जैसा आया उसको जिसने जितना पैसा दिया उसी डिस्ट्रीब्यूशन में बांटना शुरू कर दिया. तो इस 100 रुपये में ये कुछ भी नहीं कर पाया था, लेकिन अब इसके पास प्रॉफिट भी आना शुरू होगा. तो कोऑपरेटिव इज समथिंग लाइक दैट कि लोग अपना पैसा एक साथ लगाते हैं एंड कलेक्टिवली दे टेक द डिसीजंस बिकॉज दे आर इन जनरल द इक्वल शेयर होल्डर्स. तो इस तरह से चीजें होनी चाहिए. देन दी अमूल वॉज फॉर्म्ड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. वाई आनंद? बिकॉज आनंद इज अ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात. और इसको लीड किसने किया? इट वॉज लेड बाय त्रिभुवन पटेल, द फ्रीडम फाइटर, एंड सपोर्टेड बाय डॉक्टर वर्गीस कुरियन. अच्छा, इनका नाम तो फेमस है, आप कर लेंगे, लेकिन इसमें बहुत इनका नाम बहुत ज़्यादा बहुत लोग नहीं भी जानते हैं और इनका नाम भी फेमस है. तो द थिंग इज दैट कभी प्रीलिम्स में आ गया अमूल से लिंक्ड कौन से हैं, उसमें लीडर्स हैं. अब आपने इनके दोनों का इनका नाम मान लो नहीं पढ़ा होगा, आप गलत करके आ जाओगे. तो दिस इज ऑल्सो ए प्रीलिम्स फैक्ट एंड इट लेटर ऑन बिकेम द सिंबल ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन. बिकॉज तब क्या हुआ, जब ये फार्मर्स आए, उन्होंने ये चीज़ें करनी शुरू की. सो उनका जो अब उन्होंने धीमे धीमे करके फैक्ट्री डाल ली. अब फैक्ट्री डाली तो उन्होंने बोला कि यार फैक्ट्री तो डाल ली है, तो अब खाली दूध ही बेचेंगे नहीं, दूध से हम घी बनाएंगे, दूध से मक्खन बनाएंगे, बहुत कुछ बटर बनाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करी. तो इससे क्या हुआ कि अलग अलग जगह के फार्मर्स इकट्ठा होने लगे. उनको लगा अमूल का कॉन्सेप्ट अच्छा है, उन्होंने भी पैसा लगाया, उन्होंने पैसा लगा के उन्होंने भी प्रॉफिट कमाया. धीमे धीमे ये पूरे देश में फेमस होता चला गया. तो फार्मर्स मिल्क ला रहे थे, फैक्ट्रीज बनाई तो वहाँ पे बटर चीज़ एक्सेट्रा बनाने लगी, तो इट वॉज अ फर्दर वैल्यू एडिशन, और पैसा आया. एंड अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट एंड रिटेल. सो दिस सोच कि अमूल की कहानी भी इट्स ए स्टोरी ऑफ इंटरडिपेंडेंस. आप कर्नाटका में तो आपने नंदिनी का नाम सुना होगा, दिल्ली में तो मदर डेयरी तो सभी जानते हैं, तमिलनाडु में आविन, आंध्र प्रदेश विजया, नागालैंड केविन, दिस इज केविन, ठीक है, बिहार सुधा, पंजाब वेरका. तो यहाँ पे ये ब्रांड्स फेमस हैं. तो जो अमूल था दैट वाज इवन देन ट्राइड एट द लोकल लेवल ऑल्सो एंड इट बिकेम फेमस. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. अब आप जाओ इस चैप्टर को पढ़ डालो. ऐसा कोई टॉपिक नहीं है चैप्टर का जो आपको ना समझ में आए. ठीक है.
एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। दिस वाज द क्वेश्चन, यूपीएससी प्रीलिम 2024 का क्वेश्चन। अब सोच के देखो, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इसमें कंफ्यूजन होगा आपको। स्टोर कर रहे हैं ना, स्टोर कर रहे हैं, सो वी आर नॉट एक्सट्रैक्टिंग, वी आर नॉट ट्रांसफॉर्मिंग, वी आर स्टोरिंग। सो व्हेन वी आर स्टोरिंग, then what kind of activity it is? It is providing support to what the agricultural produce. Agricultural produce, that is the primary sector. When it is providing the support, this became the tertiary sector, right? Dairy farm, dairy farm में we are, हम दूध निकाल लें तो जाहिर सी बात है, that is you are extracting from the nature, that is primary sector, ये सही हो जाएगा। Mineral exploration, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज किए थे। मिनरल में भैया आप रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट करने के लिए ढूंढ रहे हो, तो बेसिकली द पर्पज इज यू वांट टू एक्सट्रैक्ट, यू आर नॉट एमिंग फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन विल कम लेटर। सो व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इट इज द प्राइमरी एक्टिविटी। माइनिंग, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इट इज द प्राइमरी एक्टिविटी, जो हमने अभी आपको दिखाया भी था। सो दैट इज द, ये तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। वीविंग क्लॉथ, दैट इज अगेन अ सेकेंडरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि वीविंग में क्या करते हैं, यार्न से हम टेक्सटाइल बनाते हैं, तो बेसिकली हम फॉर्म चेंज कर दिए देन, ताकि आपके फैब्रिक का प्रोडक्शन हो सके। दैट इज वाई दिस इज द सेकेंडरी सेक्टर। सो 2 सही है, 4 सही है, तो ओनली 2 इसका आंसर हो जाएगा। सो दैट कंक्लूड्स आवर एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स चैप्टर ऑफ क्लास 6। मिलते हैं आपसे अगले इकोनॉमिक्स के चैप्टर में, जो कि क्लास 7 का होगा। और इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखते चलना। मैं सिर्फ एनसीईआरटी में जितना लिखा है मैं उसको नहीं बताना चाहता। यू आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट, मुझे पता है कि आई एम नॉट टीचिंग अ स्कूल स्टूडेंट। सो आई नो कि जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आप समझ सकते हैं। यू हैव दैट इंटेलेक्ट कि आप इन चीज़ों को, यू कैन फिगर आउट द थिंग्स, एंड दैट इज वाई आई एम टेकिंग इट लाइक दिस। पर्पज़ बस इतना सा है कि अगर एक भी सवाल आए, यू शुड बी एबल टू डू दोज क्वेश्चंस, एंड उसमें मैं आपके साथ हूँ। सो करते रहते हैं। अब इसके बाद आपका बस एक ड्यूटी रह जाएगी कि जो शॉर्ट नोट्स हमने आपको बताए हैं वो उसे आपको पढ़ लेना है, और उसके अलावा आपको जो आपके एनसीईआरटी में लास्ट में 2-3 क्वेश्चंस हैं उसको जाके थोड़ा सा एक्टिव रिकॉलिंग कर लेना, एंड देन इस टॉपिक से बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।